हेलो फ्रेंड्स, राइटिंग चांस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनमोहन सिंह आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और अपने चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट में आज फिफ्थ लेक्चर में है, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना, जो कि मैंने लास्ट टर्म पे कंटिन्यूएशन में था। क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन कराए थे और मैंने कहा मैं नेक्स्ट टर्म पे और क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो उसको ही आगे बढ़ाते हुए हम पहले ये एक दो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम आज क्लोज पैकिंग को पढ़ेंगे कि हम पैकिंग किस तरह से करते हैं कि और पैकिंग इन वन डायमेंशन, पैकिंग इन टू डायमेंशन, पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। और आपको अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल या हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको कमेंट्स में गुमराह करने की कोशिश करेंगे, कि जैसे अभी लास्ट कल की बात है कि जिसमें लोगों ने एक लड़के ने कमेंट किया था कि आप गलत पढ़ा रहे हो, आपको कुछ नहीं आता है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो शायद वो मेरे बारे में जानते नहीं थे, क्योंकि मैंने अपने बारे में कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन बताया भी नहीं है और मैं ना उन्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेकिन आप उससे मत घबराइएगा या उनसे, क्योंकि कोई चीज अच्छी शुरू होती है तो लोग उसको बिगाड़ने के पीछे आ जाते हैं। उनको उनको पता नहीं है कि ये कैसे कोई अच्छा कर सकता है, कोई ऐसे फ्री में कैसे कर सकता है। तो आप अपना देखते रहिएगा और अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी है तो आप खुद अपने बुक्स से मैच कर दीजिए या आप किसी भी और ट्यूटर्स के वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि कहीं गलत पढ़ा है मैंने, ठीक है, तो आप जरूर देखिए और आप हमें जरूर बताइए कि क्या है। मैंने कल उनसे पूछा भी कि भाई गलत क्या है ये तो बताओ, तो उन्हें गलती थी नहीं, तो गलती क्या बताते, तो गलती तो वो बता नहीं पाए, तो फिर उन्हें मैं ब्लॉक करा दिया, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं था। वो फालतू में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि आप डिस्टर्ब करते रहते हैं। फिलहाल उनकी बात नहीं करना है, उनको जाने दीजिए। अब उनको जो करना था उनको ब्लॉक करा दिया, अब वो अपना देख लेंगे जो भी है। उनको वैसे भी उनको पढ़ना तो था नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एन आयनिक कंपाउंड मेड ऑफ एटम ए एंड बी हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। कि भैया मेरा जो भी अरेंजमेंट है वो कैसा है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है मेरे पास। फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है अगर मेरे पास, तो यानी क्या होगा, कुछ एटम्स कॉर्नर पे होंगे और कुछ एटम फेस पे होंगे। कुछ एटम्स कॉर्नर्स पे होंगे, कुछ एटम्स फेस पे होंगे। तो अब हमें ये देखना है कि आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है इन विच एटम ए आर एट कॉर्नर्स, यानी कि जो ब्लैक वाला एटम, जो मैंने एटम ए कहा है, जिसको मैं कहूंगा ए एटम है, ब्लैक वाला जो है वो ए एटम्स को बता रहा है, ये क्या है, कॉर्नर्स वाले हैं और दिख भी रहा है कि ये कॉर्नर्स के एटम्स हैं। और बी वाला जो है वो फेस सेंटर है, यानी कि जो ब्लू वाला है वो क्या है, बी ये एटम, ये था एटम, ये है फेस सेंटर पे है। अब हम आगे देखते हैं कि फेस एटम ए कॉर्नर्स पे है और एटम बी फेस सेंटर पे है। इफ वन ऑफ द एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर से एक एटम अगर मिस है, ठीक है, सपोजली कोई भी एटम मिस कर देता हूं मैं, ये तो मैं कर देता हूं, ठीक है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हमें सिंपलेस्ट फार्मूला बताना है कंपाउंड का। यानी कि हमको कह रहा है कि भैया मेरे पास ए और बी से बने हुए दो क्रिस्टल है, एक कोई क्रिस्टल है जिसके अंदर जो उसका अरेंजमेंट जो है वो क्या है, वो फेस सेंटर्ड है। अब फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट तो है हमारे पास, अब हमको ये बताना है कि उसका फार्मूला क्या होगा, यानी ए और बी के रूप में उसका हमें फार्मूला बताना क्या होगा। और मैंने लास्ट टाइम में बताया था जो फार्मूला होता है कंपाउंड का, वो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स होता है, कि जो एटम्स प्रेजेंट है उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वही होता है। तो हमें वही बता निकालना है कि कैसे पता चलेगा। और इस प्रॉब्लम में क्या कहा होगा कि ये फेस सेंटर्ड है। अगर नॉर्मल फेस सेंटर्ड होता तो हम कह सकते थे कि भाई ए के एटम्स जो हैं वो कितने होंगे, वो वन, क्योंकि कॉर्नर्स का एटम है, कॉर्नर्स के एटम 8 एटम्स के कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन होता है 8 into 1/8, जो कि 1 एटम का होगा। और जो एटम फेस पर है 6 एटम है और एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। एक फेस का एटम का 1/2 तो 6 into 1/2 3 हो जाता है, यानी कि वो मेरा AB3 टाइप का हो जाता है। यानी कि अगर नॉर्मली अगर यहाँ पे कॉर्नर एटम्स मिस नहीं होते तो FCC के लिए हम जानते हैं क्या हो जाता, सीधे हमारा AB3 टाइप का हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक एटम ए वाला मिस है, ठीक है, 8 एटम्स प्रेजेंट नहीं है, एक एटम मिस है, तो हम उसको निकालना पड़ेगा कि फार्मूला क्या होगा। यानी कि नॉर्मली रहता, अगर नॉर्मली रहता तो ये होता, लेकिन नॉर्मली तो है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करते हैं। तो करने के लिए जो है हम शुरू करते हैं। तो ये था मेरा प्रॉब्लम। अब मैं सॉल्यूशन पे आता हूं।
अब देखिए भाई, क्योंकि एक एटम मिस है, ठीक है, तो कॉर्नर्स के एटम कितने होंगे, ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा कॉर्नर्स एटम का, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, ए एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि टोटल 7 एटम्स हैं, क्योंकि कॉर्नर से एक एटम मिस है, कॉर्नर से एक एटम क्या है हमारा मिस है, कॉर्नर वाला एक एटम हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, मैंने एक एटम डिलीट कर दिया है, ठीक है, तो मेरा 7 है और इनका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, क्योंकि एक कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, वो मैं नहीं निकलवा रहा हूं, वो आप जान रहे हैं, ठीक है, तो 7 × 1/8 कितना हो जाएगा, ये 7/8 हो जाएगा, यानी ए एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। अब टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ बी निकाल लेते हैं जरा, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बी, बी एटम का कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, टोटल बी वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो उसके लिए क्या है, वो तो कोई मिस है ही, मिस का हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम आ भी सकती है मिस भी हो, जिसमें इसमें मिस नहीं है, अब मिस नहीं है तो यानी कि 6 फेस के एटम्स हैं, ठीक है, क्योंकि बी वाले एटम फेस पे हैं, अब वो फेसेस पे प्रेजेंट है, तो यानी कि 6 एटम्स 6 × 1/2 ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि फेस का एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/3। अब मैं रेशियो निकाल सकता हूं, रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ ए एंड बी बराबर क्या हो जाएगा 7/8 3 का रेशियो हो जाएगा, जो कि आपका फाइनली किसमें हो जाएगा, आप इस रेशियो को फिर से सॉल्व कर लीजिए सिंपलेस्ट, तो ए और बी का रेशियो आपको मिल जाएगा 7:24 का रेशियो, 8 का सिंपल सी मैथमेटिक्स है भाई, 8 × 3 कर देंगे 24 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 7:4 हो जाएगा, तो रेशियो की बात हम कर रहे थे, ठीक है नहीं, तो हमारा ये रेशियो आ जाएगा, तो यानी 7:4, यानी कि एक एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मैंने ए एंड बी का रेशियो बताया है, जो कि ए का है ये बी का है, तो 7:4 हुआ, तो ये ए का हो जाएगा ये बी का हो जाएगा, यानी कि फार्मूला क्या होगा, हेंस फार्मूला ए और बी का जो रेशियो, ए यानी कि 7 एटम ए के प्रेजेंट होंगे तो 24 एटम जो है बी के प्रेजेंट होंगे, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा A7 B24, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका पहला प्रॉब्लम जो मेरे को करवाना था, और इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए कि इसमें हमें करना क्या था, इसमें क्वेश्चन में कहा था कि ए और बी से कोई एक क्रिस्टल बना हुआ है, एफसीसी अरेंजमेंट का, फेस सेंटर्ड है, तो यानी कि एटम्स ए वाले एटम्स जो कहां प्रेजेंट है, ए वाले एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, बी वाले एटम्स कहां प्रेजेंट है, फेस पे प्रेजेंट है। अब ए वाले एटम्स कॉर्नर प्रेजेंट है, लेकिन क्या उनके साथ एक दिक्कत आ गई है कि उनका एक कॉर्नर का एटम मिस है। अब एक कॉर्नर का एटम अगर मिस है तो क्या हुआ भैया, एक कॉर्नर का एटम अगर मिस है तो उसकी वजह से उसका कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हो जाएगा एक यूनिट सेल बनाने में 7/8 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई 7/8 हो जाएगा तो बी का तो कंट्रीब्यूशन तो उतना ही रहेगा, क्योंकि बी से कोई एटम मिस नहीं है, तो यानी कि वो 3 एटम से बनेगा, तो यानी कि रेशियो ऑफ ए और बी, अगर एक यूनिट सेल में इनका रेशियो इतना है तो बाकी जब और अदर्स पूरे कंपाउंड का यूनिट सेल का अगर आप निकालेंगे तो सेम वही हो जाएगा, क्योंकि यूनिट सेल का सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है जिसका रिपीटेशन हो रहा है बार बार उनके रिपीटेशन से क्या हो रहा है, एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। तो हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, और ये 7/8:3 और 7:24 में आया है, यहाँ से फार्मूला हमने डिड्यूस कर लिया है कि A7 और B24 जो है ये हमारा इस कंपाउंड का फार्मूला हो जाएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम क्रिस्टलाइज इन अ बीसीसी यूनिट सेल, कैलकुलेट अप्रॉक्स नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। यानी कि हमसे कह रहा है कि सोडियम के क्रिस्टल्स हैं, सोडियम जो बीसीसी यूनिट सेल में बन रहा है, ठीक है, हमें बताना है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम। अगर आपके पास 9.2 ग्राम सोडियम प्रेजेंट है तो आपको पता करना है कि उसके अंदर कितने यूनिट सेल हो सकते हैं। अब हमसे पहले ही बताया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया है कि बीसीसी यूनिट सेल है, इस बात पे ध्यान देंगे जरा कि बीसीसी यूनिट सेल दिया हुआ है, और हमसे पूछा 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। तो भैया यूनिट सेल कैसे बनता है, यूनिट सेल बनता है एटम से। अब जितने नंबर ऑफ एटम्स 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में होंगे उसी हिसाब से हम पता लगा लेंगे कितने यूनिट सेल होंगे। अब देख रहे हैं बीसीसी यूनिट सेल है, एक बीसीसी यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 2। हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि अगर आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर
टोटल यूनिट्स टोटल आइटम्स कितने होंगे, उसके अंदर 2 आइटम से एक बीसीसी स्ट्रक्चर बनता है। 8 कार्बन वाले आइटम्स का 8 कार्बन वाले आइटम का 1/8 कंट्रीब्यूशन, जहां से एक आइटम आता है, एक आइटम बॉडी के बीच में प्रेजेंट होता है, वो यानी 1 + 1 2 आइटम्स का कंट्रीब्यूशन हो जाता है बीसीसी यूनिट सेल में। और हमें निकालना है कैलकुलेट एप्रॉक्स नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 9.2। हमें पहले पता तो चले कि कितने एटम हैं 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में, तो उसको निकालने के लिए हम करते हैं, तो पहले मैं एक बार फिगर बना देता हूं कि क्या है भैया बीसीसी यूनिट सेल का, ताकि आपको क्लियर रहे, आइडिया रहे कि क्या होगा। बीसीसी का स्ट्रक्चर बनाना है और एक एटम आपका बॉडी के बीच में प्रेजेंट होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। टोटल आइटम्स क्या है, मैं शुरुआत में लिख देता हूं सॉल्यूशन में। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in 1 unit of BCC structure, तो कितना हो जाएंगे, 2 एटम्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। सोडियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ sodium present in 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। अब भैया ये थोड़ा सा सवाल है, इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए कि आप 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं। देखिए एटम के लिए आपको बड़ा सिंपल से, जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता है तो आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन किसका मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगैड्रो नंबर का, वो मोल्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें पहले पता चले कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। यानी कि आपको कुछ फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे मोलर मास तो नहीं है तो एटॉमिक मास ही लिखेंगे, लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या है, मोलर मास है, इसको एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, तो एटॉमिक मास भी समझ लीजिएगा। यहाँ के रेफरेंस में मैं एटॉमिक मास लिख देता हूँ, ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक है। तो भैया टोटल मास कितना है, टोटल मास हमारे पास 9.2 ग्राम। एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, 23 होता है, तो 9.2 × 23 हो जाएगा, अपॉन 23 हो जाएगा, यानी कि 9.2 अपॉन 23 हो जाएगा। ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए। इसमें हम कर देंगे एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है हमारा, 9.2 × 23 इनटू 10⁻23, ओ सॉरी 6.022 तो भूल ही गया मैं, 6.022 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है। ये हो गया आपके टोटल एटम प्रेजेंट होंगे 9.2, इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व नहीं करता हूं, सॉल्व करेंगे अभी बात, ठीक है। अब हमको क्योंकि एक यूनिट सेल के अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना पता चलेगा भाई, 2 एटम से एक यूनिट सेल बन रहा है, 2 एटम से आपका एक यूनिट सेल बन रहा है, तो इतने एटम से कितना यूनिट सेल बनेगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 एटम से एक यूनिट सेल बन रहा है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 2 एटम से बन रहा है आपका एक यूनिट सेल। तो यूनिट सेल आपको निकालना है, एक एटम से कितना बनेगा, एक एटम से बनेगा 1/2 यूनिट सेल, ठीक है। तो इतने एटम से कितना बनेगा 1/2 इनटू इतना, समझ रहे बात को कि नहीं, एक बार देख लीजिए, 2 एटम से एक यूनिट सेल बन रहा है, तो एक एटम से कितना बनेगा, हाफ, आधा यूनिट सेल बनेगा, तो इतने एटम से कितना बनेगा, इतने एटम है, इनका आधा कर देंगे तो उतना नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको पता चल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हमारा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, तो समझाने के लिए लिखा था, इसको ऐसे मत लिखिएगा, ये तो बच्चों वाली है हरकतें, तो ये आप ऐसे नहीं लिखेंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 एटम्स प्रेजेंट है, 2 एटम से एक यूनिट सेल बन है, तो 1/2 इनटू 9.2 अपॉन 23 इनटू 6.022 इनटू 10⁻23। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल तरीका ये आ जाएगा, 4.6 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप खुद भी कर सकते हैं, वैसे इसका आंसर 1.2046 के लगभग आता है, 24 × 10⁻23, शायद बुक में लिखा होगा या सॉल्यूशन में क्या आंसर, हाँ 24
है 10⁻23 यूनिट सेल आएगा। ठीक है, तो आप इस आंसर को आपको लाना होगा, आप ऐसे ही आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। हो सकता है पॉइंट के 4-5 अंक में निकाले, कोई 4-6 हो सकता है, 4-5, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने 23 लिया है, कई जगह 23.015 भी लेते हैं। ठीक है, तो आप ये जरा इस पे भी ध्यान रखिएगा कि इसके बदलने से ये यूनिट सेल में भी थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। ठीक है, लेकिन परिवर्तन आएगा तो पॉइंट के 3rd-4th डिजिट में आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका ये फर्स्ट 2 लेटर सेम होना चाहिए, 1.2 जो है फर्स्ट 2 अंक है उनका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट सेल का। यानी कि आपने क्या किया, आपको कुछ नहीं करना था, आपको एफसीसी आ जाए, बीसीसी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन क्यों नहीं लेनी है? टेंशन इसलिए नहीं लेनी है मेरे भाई, क्योंकि आपको अगर ये पता है कि भाई बीसीसी तो उसके अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे। भाई जितने एटम से एक यूनिट सेल बन रहा है, आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालो, उससे उसका डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उतने ही एटम से एक यूनिट सेल बनने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 एटम से एक यूनिट सेल बनेगा, तो एक एटम से कितना यूनिट सेल बनेगा? 1/2 यूनिट सेल बनेगा। अगर एक एटम से आपका 1/2 यूनिट सेल बनेगा, तो इतने एटम से कितना यूनिट सेल बनेगा? ये इतने एटम से कितना यूनिट सेल बनेगा? 1/2 इनटू समथिंग। ये सिंपल जो है हम लोग जो सिंपल मैथमेटिक्स में लगाते थे कि जैसे सामान खरीदे जाते हैं कि 1 किलो का दाम इतना है तो 10 किलो का दाम कितना होगा, तो 1 इनटू समथिंग कर देते हैं। भाई 1 किलो का दाम में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है, तो वही चीज यहाँ पे भी हो जाती है। ठीक है, तो वही सिंपल सा है। ठीक है, बस आपको ये जानना था कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स की मदद से आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे। तो ये एक क्वेश्चन जो था, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आ भी सकता है। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि हम लोग पैकिंग कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं उसके ऊपर जो है हमने क्वेश्चंस कुछ डाले भी हैं, अभी वीडियोस में आगे आपको देखने को मिलेगा कि जब वीडियो का एंड होगा वहाँ पर देखिएगा क्वेश्चंस होंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करने से आपका फायदा क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट पे पकड़ भी मजबूत हो जाएगी और आपको भूलेगा भी नहीं कभी कि आपने जो पढ़ा है क्लास में, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है, पहला चैप्टर है, जब हम आखिरी तक साल के एंड में जाते हैं तो ये चैप्टर भूल जाता है। लेकिन आप क्वेश्चंस की जैसे जैसे प्रैक्टिस किए रहेंगे, आप एक आध बार उनको दोबारा से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम में, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा और उनके आंसर्स में मेंशन होंगे तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पैकिंग की कि पैकिंग कैसे होती है। पैकिंग इन क्रिस्टल, तो पैकिंग करने के तरीके हैं भाई अपने अपने तरीके। पैकिंग को 3 पार्ट्स में मैं कहता हूँ डिवाइड कर देता हूँ। 3 पार्ट्स में डिवाइड क्या कर देता हूँ मैं। पहला, पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन, पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है, 1 डायमेंशनल पैकिंग कैसे होगी? 1 डायमेंशनल पैकिंग की अगर हम बात करते हैं तो 1 डायमेंशनल पैकिंग की क्या बात होगी? 1 डायमेंशन में तो भैया कोई है ही नहीं कि आप एक एटम को एक लीनियर में अरेंज करो, चाहे आप लीनियर में कैसे भी अरेंज करो, ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे भी अरेंज करो, तो लीनियर में सिर्फ है कि आपका एक एटम किसी ऐसे के साथ बगल बगल में अपने एटम के साथ रखा जाए, ऊपर नीचे भी ऐसे अगर अलग से करते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये अरेंजमेंट है। तो ये सारे अरेंजमेंट जो है हमें सेम दिखते हैं, इसलिए जो है हम सब कहते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है वो मेरा क्या है 1 डायमेंशन है। इसमें अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात अगर कर सकते हैं कि 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो भैया देख एक एटम को बीच में किसी एटम को पकड़ लीजिए, एक एटम पकड़ लिए, इसके अगल बगल में कितना एटम है? 2 एटम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2D में क्या होता है। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में भी क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्क्वायर क्लोज्ड 2D पैकिंग, एक होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड 2D पैकिंग। अब इनमें अंतर क्या क्या होता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनता कैसे है जरा सा देख लेते हैं। आप अगर आपने अंडे की ट्रे देखी है, अंडे की ट्रे समझ रहे हैं? तो भैया अंडे की ट्रे आती है जो, ठीक है, अंडे की ट्रे, ठीक है, तो अंडे की ट्रे को आप अगर देखें तो आपको देखने को क्या मिलता है, उसमें सारे अंडे जो है ऐसे बराबरी अरेंज होते हैं, एक के बीच में गैप्स होते हैं, ये गैप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे अंडे रखे रहेंगे सारे, तो उनका अरेंजमेंट होता है वो कैसा था? स्क्वायर क्लोज। इसको स्क्वायर क्लोज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप एक एटम किसी को पकड़िए, ठीक है, एक एटम को आपने पकड़ा, फिर आप जरा सा इस पे देखिए कि इसके जो सराउंडिंग एटम्स हैं इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें एक स्क्वायर
टाइप का शेप मिल रहा है। तो इस स्क्वायर क्लोज इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। क्योंकि और अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख रहे हैं, एक एटम 4 डिफरेंट एटम से कंबाइन है, किसी भी एक एटम को पकड़ लीजिए, देखिए उसके 4 डिफरेंट एटम से कंबाइन है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है मेरे भाई, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 4। ठीक है, तो इस आप समझ गए स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसा होगा कि एटम जो है, एक एटम एक दूसरे के क्या होंगे, एकदम टिप टू टिप जो है ज्वाइन होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज 2D पैकिंग बोलेंगे। हेक्सागोनल क्लोज 2D पैकिंग में क्या होता है, इसकी भी तरह देख लेते हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि आप एटम का अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है भाई, आप 2 डायमेंशन में जब भी आ रहे हैं तो एटम का अरेंजमेंट जितने भी तरह से हो सकता है भाई। एक तो है कि एक के नीचे एक रहे, एक एटम के जस्ट नीचे, जस्ट परपेंडिकुलरली एक दूसरा एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, जस्ट परपेंडिकुलर दूसरा एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो सारे लेयर्स को अगर मैं ए कहूं तो ये इसको हम ए टाइप ऑफ ए टाइप 2D पैकिंग भी बोलते हैं, इसका एक अलग नाम और नाम है ए टाइप 2D पैकिंग भी इसको बोला जाता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कैसे होगी, अब दूसरी लेयर जो होगी, सेकंड लेयर होगी, वो फर्स्ट लेयर के जो 2 एटम्स हैं उनके बीच से शुरू होगी, यानी कि इनके बीच में एटम्स हो, ठीक है, तब जो है आपकी पैकिंग बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का है। ठीक, इस अब थोड़े से एटम्स में बराबर नहीं बनाऊंगा, जैसे सर्कल बनाना थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, मैंने लगभग बना आप सम्मान के तो सारे बराबर हैं, ठीक है। तो ये कैसी पैकिंग है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वो भी बताता हूं कि क्यों कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको क्यों बोलते हैं, मैं सब बताऊंगा, ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है कि मैं बताऊंगा ही आपको कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, ठीक है, आपको याद रखने का तरीका हो, इसके तुम्हें बता दिया, अंडे की ट्रे देख रहे हैं आप, दुकान पे जाओ, ठीक है, आलू को रखने का तरीका क्या होता है, वो एक के बीच में एक ऐसे रखते हैं, ठीक है, संतरे को रखने का तरीका क्या होता है, ऐसा होता है, लेकिन वो 3 डायमेंशन में आपको दिखेगा, लेकिन 2 डायमेंशन में अगर आप देखेंगे, आप जो सबसे पहली लेयर देखते हैं तो वो क्या होता है, वो इसी प्रकार से रखी होती है। यानी 2 डायमेंशनल लेयरिंग जो है, ये आप अगर मंडी में गए हैं, चाहे आपने संतरे खरीदे होंगे, तो आपको एकदम पता होगा कि एटम्स के बीच में रखे जाते हैं, जो एक संतरा है वो पहली लेयर रखी जाएगी, दूसरी लेयर जो रखा जाएगा वो इनके बीच में रखा जाएगा। इससे क्या होता है, इससे फायदा क्या है, देखिए इसके जो वॉइड्स हैं, इसके जो बीच का गैप है, ये गैप आपको ज्यादा दिख रहा होगा, इसके बीच का गैप कम होता है, तो इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बड़ी अच्छी है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी खराब है, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये होती है, ठीक है। अब हेक्सागोनल क्यों कह रहे हैं, आप किसी भी एक आइटम को पकड़ लो यार, आपने एक आइटम किसी बीच को पकड़ लिया, अब मैं साइड के आइटम को इसलिए नहीं पकड़ता हूं क्योंकि ये इनफाइनाइटली लार्ज है, ठीक है, तो हम एक स्मॉल पोर्शन को नहीं कवर करते हैं, ऐसे पोर्शन को कवर कर रहे हैं जो कि हमारा क्या है, वाइड रेंज में वैसा है, तो क्योंकि ज्यादातर आइटम बीच के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो क्योंकि साइड वाले आइटम तो कितने होंगे, मतलब अगर मैं बात करूं तो इस बीच वाले की कंपैरिजन में साइड वाले आइटम जो कि एकदम कॉर्नर एंड पे होंगे वो कम होंगे, ठीक है, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब एक आप इसकी बात आप देख लो, इस एटम के सराउंडिंग में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये थोड़ा फिगर ऐसा बना हुआ, ठीक है, ये भी सिर्फ है कॉन्टेक्ट में, और ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, हाँ अब ठीक रहेगा, अब आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये मेरा जो पैकिंग है ये ऐसा है। तो अब इसमें भी देख लेते हैं कि ये कितने से सराउंडेड है, 6 से सराउंडेड है, तो इसको आप हेक्सागन आप देखोगे तो ये हेक्सागन बना देगा आपको, ठीक है, तो आप हेक्सागन की वजह से हम इसको कह सकते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, कि कैसी पैकिंग है, हेक्सागोनली क्लोज्ड पैकिंग है, ये स्क्वायरली क्लोज था, ठीक है, स्क्वायर क्लोज था तो इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल रहे थे, इसमें हेक्सागन था तो इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, जैसा मैंने कहा कि एक एटम 6 एटम से कॉम्बिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, दिमाग में तुरंत ला देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर सी की हो जाएगी 6 हो जाएगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। आप इसको बोलेंगे ये ए लेयर है, ये दूसरी लेयर को बी लेयर कहेंगे, क्योंकि ये अलग है, पहले लेयर के बीच में है तो इसलिए अलग है, और ये फिर से पहली वाली लेयर की तरह आ गई, तो इसको हम फिर ऐसे ही बीच में आ गई, नेक्स्ट लेयर इसके बीच में आ गई, तो ये कैसे टाइप की लेयरिंग हो जाती है, ए बी टाइप पैकिंग, इसको बोल सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को मैं थोड़ा दिखाने के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर लेना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि उसको दिखाने के लिए आपको पूरा कंप्लीटली विजुअलाइज करना। लेकिन मैं बता देता हूँ 3D में भी दो तरह से होते हैं। दो तरह से क्या होते हैं भैया, जब आपके 2D पैकिंग जो है दो तरह से है, तो 3D पैकिंग भी तो दो तरह से होगी। अब स्क्वायर क्लोज जो पैकिंग है, अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिस तरह से हुई है, अब सिमिलर 2D लेयर्स जो है इसके ऊपर लाके रख दी जाए, रख के आप इसको ऊपर कर दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए। जैसे आपने मैंने अंडे का एग्जांपल बताया था कि इसके लिए अब अंडे की ट्रे के ऊपर ट्रे रखते जाइए, ठीक है, तो आपको जो एक पैकिंग मिलेगी वो क्या होगी, वो एक 3D पैकिंग मिलेगी आपको विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर क्लोज 2D पैकिंग, जिसका हम बोलते हैं 3D क्लोज 3D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग from 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, ये पास हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हेक्सागोनल वाले से है, तो सिमिलर वही 3D, आप इसके ऊपर भी, इसमें भी दो टाइप्स हो जाते हैं, 3D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अब इसमें भी दो क्या हो सकते हैं, देखिए, अब इसमें क्योंकि हमें रखना जो है एटम्स को, वो कैसे रखना है, एक तो तरीका ये है हमारा कि हम जो आने वाला एटम है, मतलब जो एक लेयर रखे हम, ठीक है, एक लेयर के बाद हम इसके ऊपर जो दूसरी लेयर रख रहे हैं, दूसरी लेयर हम, कोई जरूरी है कि हम दूसरी लेयर जो है वो इनके बीच में रखें, यानी कि दूसरी लेयर का जो एटम है वो हो सकता है कि यहां पर रखा जा सकता है, क्योंकि इन द सेंस यहां इसके बीच में रखा जा सकता है। आप समझिएगा जरा, इस चीज को विजुलाइज करने की जरूरत है। यहाँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीटली डिटेल बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है, इसके बीच में हो, ठीक है, यानी कि जो ये गैप्स है इनके बीच में हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एटम हो वो इसके जस्ट ये वाली लेयर है जैसी वैसे ऊपर रखी हो, जैसे कि इसके स्टेक में किए थे, इसको हमने जैसे कहा कि एक ट्रे के ऊपर दूसरा ट्रे रख दिए, वैसे इसका वाला ट्रे उठा के ले आए और इसके ऊपर रख दिए, तो ऐसी भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि ऐसा करने से एफिशिएंसी कम होती है, तो ये प्रेफरेबल नहीं है कि इसके ऊपर जस्ट एटम हो सीधे परपेंडिकुलर, लेकिन वैसे भी क्लोज पैकिंग हो सकती है, ठीक है। तो एक हो गया आपका, आपने ट्रे को रख दिया, लेकिन मैं ये दो टाइप नहीं है, दूसरा टाइप और है, जैसे कि आपने अगर एटम्स को रखा है, एटम्स इनके बीच में रखे हुए हैं, ठीक है, तो एटम्स इनके बीच में रखे हुए हैं अगर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक HCP मिल सकता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और एक CCP मिल सकता है जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो वो कैसे मिलते हैं, वो कैसे मिलेंगे कि एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से ही हम ये दो तरह के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग हम निकालते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे हम इसके ऊपर, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में नहीं है तो बताना थोड़ा सा दिक्कत में हो रहा है कि आपको समझ नहीं आएगा, बताने को तो मैं भी बना दूं, लेकिन आपको फिर समझ नहीं आएगा कि मैंने कैसे उस चीज को समझाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि SCP में और CCP में क्या डिफरेंस है, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या डिफरेंस है, और फिर हम वहां से निकालेंगे कि सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी होती है और वो कैसे निकलती है, हम उसको सीखेंगे, ठीक है। हम आगे के नेक्स्ट सेक्शन में, वो मेरा मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो हम अपना एक डेंसिटी के लिए फार्मूला भी निकालेंगे, ठीक है, और किस डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे, जैसे कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, हम उनके और उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करते रहिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर मेंशन करिएगा कि हमको ये डाउट है भाई, या आपके में ये दिक्कत हो रही है, ये हमें कहाँ से चाहिए, कोई भी चीज, आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो आप हमें बिल्कुल बताइए, आप बेझिझक पूछ सकते हैं कि डाउट क्या है, हम आपके डाउट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आप दूसरों की बातें जरा नहीं सुनिएगा कि जो दूसरे लोग कमेंट में कह रहे हैं कि अरे इन्हें आता ही नहीं है पढ़ाने, ये अरे उन्हें क्या पता कि भाई जितने साल से वो एडल्ट हुए हैं उतने साल हो गए हमें पढ़ाते हुए, ठीक है। अगस्त में मेरे को 6 साल हो जाएगा, मैं मोर देन 6 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस को मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, 12th को भी मैं 2-3 साल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई बात नहीं है कि क्या है, लेकिन अब जो कह रहा है कहने दीजिए, ठीक है, ठीक है, तो मैं चलता हूँ, ठीक है, थैंक यू।